हेलो प्रतियोगी छात्रों, आपका सक्सेस यात्रा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही है कि रोज जो है यूपीएसआई की सीरीज चल रही है, उसके लिए जीके के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। आप हमसे जुड़ें क्योंकि आने वाले समय में कांस्टेबल का भी विज्ञापन आना है, तो हमसे जुड़ें और कांस्टेबल के भी क्वेश्चन पेपर हम लेकर आएंगे। अभी यूपीएसआई की ये श्रृंखला चल रही है। आप कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें हमको। देखें आगे क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? कौन सा इसमें भाग है? भाग 8 है, भाग 22 है, या भाग 11 है, या भाग 9 है? तो इसमें देखें भाग 8 ये संघ राज्य से संबंधित है। संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, क्षेत्रों से संबंधित है। जबकि भाग 22 में संविधान का प्रारंभ दिया गया और कुछ जो है विशेष प्रावधान दिए गए। संविधान का प्रारंभ। जबकि भाग 11 में ये केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, जिसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक इसका वर्णन किया गया है। जबकि भाग 9 में इसमें पंचायतों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, भाग 11 केंद्र और राज्य संबंध। यह आपका सी आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन 2 में निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? मांसाहारी का उदाहरण है गेंडा है, भालू जैसा जानवर कोआला होता है, शेर या हिरण। तो गेंडा ये शाकाहारी होता है, ये शाकाहारी होता है, तो ये हो नहीं सकता। भालू जैसा जानवर कोआला ये भी शाकाहारी होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसको भी कट करेंगे। हिरण ये भी जो है सब शाक पत्तियां ही खाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर हो जाएगा शेर, जो कि एक मांसाहारी का उदाहरण है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, शेर। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो ये 1974 में लागू किया गया था। 1974 में इसको लागू किया गया। 1974 में इसको लागू किया गया। जबकि 1984 में एक प्रमुख घटना है जिसमें मिथिल आइसोसाइनेट का जो है रिसाव हो गया था भोपाल में, जिसे भोपाल गैस त्रासदी भी कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी भी कहा जाता है। 1984 में यह घटना हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है रिसाव हो गया था, जिससे कई हजार लोग मारे गए, कुछ लोग विकलांग हो गए। जबकि 1964 में IUCN ने रेड लिस्ट की यहाँ पर शुरुआत की। वन्य जीवों से संबंधित रेड लिस्ट, संकटग्रस्त सूची, रेड लिस्ट सूची इसकी शुरुआत की गई थी IUCN की रेड लिस्ट की। जबकि 1994 में मरुस्थलीकरण से संबंधित UN का एक जो है विशेष प्रोग्राम शुरू किया गया था। UN का मरुस्थलीकरण से संबंधित एक कार्यक्रम शुरू किया गया था 1994। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1994। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहां से लिया गया है? आयरिश संविधान से, अमेरिकी संविधान से, जर्मन संविधान से, या जापानी संविधान से? तो यहां पर आपका जो है नीति निर्देशक तत्वों को आयरिश या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरिश या आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को। और एक प्रावधान जो राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, वो प्रावधान भी आयरिश संविधान से लिया गया है। 12 व्यक्तियों का मनोनयन राज्यसभा में। अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है? ये मूल अधिकार लिया गया है। मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता,
संविधान की सर्वोच्चता, और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। जबकि जर्मनी के संविधान से, बीमर संविधान से आपातकालीन उपबंध को लिया गया है। आपातकाल। देखिए जापानी संविधान से अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों को ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आयरिश संविधान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वकील, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय के या कोई अन्य जज या मुख्य जो है चीफ जस्टिस, उनमें से कोई भी जो रिटायर हो चुके हैं उनका जो है चुनाव किया जा सकता है, नियुक्ति की जा सकती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। यहां पर देखें पादप निकाय के किस भाग को यानी प्लांट्स के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। फूल को, तने को, जड़ को। ठीक है। जड़ द्वारा जल एवं अन्य खनिज तत्वों का अवशोषण किया जाता है। तो ये आपका आंसर नहीं है। फूल भी नहीं है क्योंकि इसमें खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं होता। तना भी नहीं है। ये एक जो स्टैंड के रूप में या वाहक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे होकर जो चीजें जाती हैं। जबकि पत्ता जो है, इसी में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण इसी में होता है, पत्ती में ही होता है, और इसी में खाद्य का निर्माण किया जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है और खाद्य पदार्थों का निर्माण उसमें होता है। कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण उसमें होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पत्ता। 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो 1498 में पता है आपको, वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट नामक जो है बंदरगाह पर पहुंचा था, और जमोरिन उस समय जो वहां के शासक थे उसने उसका स्वागत किया था। और ये अब्दुल मनीक की सहायता से वहां पर पहुंचा था। अब्दुल मनीक जो है पथ प्रदर्शक था, जो गाइड था, उसकी सहायता से वहां पर पहुंचा था। तो ये एक पुर्तगाली था, वास्को डगामा ये एक पुर्तगाली था जो अमेरिका की खोज के लिए निकला था, लेकिन वो भारत की खोज किया। जबकि कोलंबस वो भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन अमेरिका की खोज उसने की थी। तो यहाँ पर हो जाएगा पुर्तगाली वास्को डिगामा ने खोज की थी। जबकि फ्रांसीसी 1664 में भारत आए, जबकि अंग्रेज ये 1600 के बाद जो है भारत में आए, जबकि डेनिश 1616 के लगभग भारत में आए। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगाली, वास्को डगामा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? बधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 14 है। इसमें विधि के समक्ष समता की बात की गई है, यानी विधि यानी कानून के समक्ष सब समान है। विधि की समता की बात की गई है। जबकि अनुच्छेद 7 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, यानी वो कुछ लोग जो पाकिस्तान को चले गए हैं उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया है। तो अनुच्छेद 7 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नागरिकता से संबंधित
जबकि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 23 ये आपका हो जाएगा बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी से संबंधित है, बंधुआ मजदूरी से संबंधित। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार कारखानों में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कोई अगर व्यक्ति जो है वो कारखानों में कार्य कर रहा है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या वो 12 वर्ष का होना चाहिए, 18 वर्ष का, 21 वर्ष का या 14 वर्ष का होना चाहिए? तो आपका ये 12 वर्ष नहीं है, 18 वर्ष भी नहीं है, 21 वर्ष भी नहीं है, 14 वर्ष होनी चाहिए। यानी किसी बच्चे की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष होनी चाहिए किसी कारखाने में कार्य करने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 14 वर्ष। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया? उत्तर प्रदेश राजस्व कोड किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006 में अधिनियमित किया गया, 2006 में अधिनियमित किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 2006। यहां पर देखिए, भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं का खेती के लिए किस तरह के बीजों को प्रचलन में लाए गए थे? यानी उस समय जब हरित क्रांति हुई तो किन बीजों का इस्तेमाल किया गया था, प्रयोग किया गया था, बीज प्रचलन में लाए गए? जीएम बीज यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, तो ये आपका आंसर नहीं है। पारंपरिक बीज नहीं, ये भी नहीं है। क्विनोआ के बीज, ये भी आपका नहीं, क्विनोआ के बीज। HYEV बीज, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया था जो ज्यादा उपज देते थे, तो इनका इस्तेमाल किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा HYEV बीज, HYEV बीज का जो है इस्तेमाल किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री, ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आता है? गृह मंत्रालय के दायरे में नहीं, इसमें नहीं आता है। शिक्षा मंत्रालय के भी अधीन नहीं आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये भी आपका आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। ऑनलाइन समाचार सामग्री ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह नहीं आपका, चेन्नई बंदरगाह भी नहीं है, कोच्चि भी नहीं है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो गुजरात राज्य में अवस्थित है, गुजरात राज्य में अवस्थित है। प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का जो है यहाँ पर स्थापना की गई थी कांडला में, कांडला जो कि गुजरात में बंदरगाह, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन है? भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति, ये आपका आंसर नहीं है। उच्च न्यायालय भी नहीं है। ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, इसका महत्व अब खत्म हो चुका है। जब अंग्रेजों का शासन है तब तक इसका महत्व था और आजादी के बाद इसका महत्व खत्म हो चुका है, तो ये नहीं है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय है, डी आपका आंसर हो जाएगा। देखें, 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? वेरियर एल्विन थे, ये आपका आंसर नहीं है। ईपी स्टेबिंग, ये भी नहीं थे। माइकल टॉसिंग, ये भी इसका आंसर नहीं है। डाइटविच बैंडिस, ये प्रथम जो है वन महानिरीक्षक थे भारत के, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, डाइटरिच बैंडिस, ये प्रथम महानिरीक्षक थे, आपका आंसर हो जाएगा डी। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष
और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य सचिव, ये आपका आंसर नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, इनका भी नहीं, क्योंकि ये राज्य से संबंधित मामला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये भी इनकी नियुक्ति नहीं करते। संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और वहां के सीएम यानी जो है सीएम के अनुसार ही उसकी नियुक्ति की जाती है, उन्हीं की राय पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, राज्य के राज्यपाल। यहीं पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना की गई थी 1993 ईस्वी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके प्राप्त है? यानी कौन ये बैठक बुलाता है? संयुक्त बैठक जब किसी बिल पर गतिरोध हो जाता है, यानी जो वो बिल पास नहीं हो पाते हैं, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो इसको बुलाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन जब दोनों बैठक होती है, दोनों सदनों की बैठक, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। बुलाने का कार्य तो राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पर बुलाने की बात की गई है, तो लोकसभा अध्यक्ष इसका आंसर नहीं होगा। भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति ये भी नहीं होंगे, तो भारत के राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत के राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनके द्वारा नहीं किए जाते। वित्त आयोग के द्वारा, ये सिफारिशी आयोग है, इसके द्वारा नहीं किए जाते। भारत के राष्ट्रपति, इनके द्वारा भी नहीं किए जाते। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है, और इसको जो है जो वेतन और भत्ते की शर्तें हैं, इसको संसद द्वारा किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, संसद। संसद द्वारा ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 1919 एफडीआई सुधार और इसकी परिभाषाओं की युक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया? कौन सी समिति का गठन किया गया था? गैडगिल समिति, विमल जालान समिति, मायाराम या अशोक दलाई समिति? अशोक दलाई समिति, इसका संबंध कृषि से है, कृषि से सुधारों में, कृषि सुधार से है। अशोक दलाई समिति का कृषि सुधार से है, जबकि विमल जालान समिति का संबंध पूंजी खाते से संबंधित है। इसका पूंजी खाते के परिवर्तनीयता से संबंधित है, पूंजी खाते से संबंधित है। जबकि गैडगिल समिति ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। पश्चिमी घाट या पर्यावरण मामलों से संबंधित है गैडगिल समिति। जबकि आपका आंसर हो जाएगा मायाराम समिति। मायाराम समिति एफडीआई सुधारों और इसकी परिभाषाओं से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मायाराम समिति। निम्नलिखित में से किस रोग को अफ्रीकी ट्रिपनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है? मधुमेह को जाना जाता है? नहीं, मधुमेह को नहीं जाना जाता है। आघात, इसको भी नहीं। और फाइलेरिया को नहीं। निद्रालुता रोग, ये आपका आंसर हो जाएगा निद्रालुता